हेलो बच्चों जय हिंद। बच्चों आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का बुक सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। बच्चों आज इस बुक का अध्याय संख्या 3 जिसका नाम है संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि, यानी हमारे जो सरकार है संसदीय सरकार है और जनता और जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया है, ये सब के बारे में हमको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगा। बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने एक नोट्स बनाए हैं ताकि कम समय लगे। बच्चों चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि अगला वीडियो आसानी से मिल सके। बच्चों आते हैं सीधे अब चैप्टर पर और देखते हैं संसदीय सरकार। संसदीय सरकार किसे कहते हैं? तो बच्चों संसदीय सरकार जो होता है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर करके संसद बनाती है और इसमें जितने भी शामिल लोग होते हैं, जो भी सदस्य संसद का होता है, सभी क्या कहलाता है? संसदीय सरकार कहलाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधि। बच्चों किसी भी निश्चित क्षेत्र से लोग जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति प्रतिनिधि कहलाता है। इसे 5 साल के लिए चुना जाता है। यानी कहने का मतलब है कोई निश्चित क्षेत्र है और उनमें जितना भी लोग हैं वह सभी मिलकर एक व्यक्ति को वोट द्वारा चुनते हैं, उसे प्रतिनिधि कहते हैं। वो प्रतिनिधि सांसद कहलाती है जो कि संसद में जाकर जनता की बात को रखती है और इसे जनता 5 साल के लिए चुनता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा के लिए जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसे सांसद कहते हैं और राज्य विधानसभा के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, व्यक्ति चुने जाते हैं, उसे विधायक कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह होती है। यानी कहने का मतलब है कि जो संसदीय सरकार मेरा होता है उसमें हम लोग यानी आम लोग जो होते हैं उसकी भागीदारी किस तरह की होती है। तो इसका आंसर होगा कि आम लोग संसद में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जो आम जनता होते हैं वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं भाग लेते हैं, उसके लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वही संसद में भाग लेता है और उसका चुनाव जो होता है वह भारत का 18 वर्ष या उससे ऊपर सभी जनता एक निश्चित क्षेत्र की प्रतिनिधि को वोट या मत द्वारा चुनकर भाग लेता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि अगर चुनी गई प्रतिनिधि जनता से सीधा संपर्क नहीं रखती है और जनता की समस्या को नहीं सुनता है तो आगे के चुनाव में 5 साल बाद उसे मत न देकर किसी दूसरे प्रतिनिधि को चुन लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रतिनिधि है जिसको जनता से सीधा संपर्क नहीं रखता है और उसकी जनता की समस्या को नहीं सुनता है तो 5 साल के बाद फिर से वोट होगा, इलेक्शन होगा, उसमें जनता उसे वोट न देगी क्योंकि वह जनता की कोई बात नहीं सुनी है। इसीलिए उसे जनता से सीधा संपर्क रखना जरूरी होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों होता है। तो इसका आंसर होगा कि हमारे देश में संविधान के अनुसार जितना जो भी चलता है हमारे देश में वह संविधान के अनुसार ही चलता है और संविधान के अनुसार
हमारे देश का जो प्रतिनिधि होता है वह उसका अवधि सामान्यतः 5 साल के लिए होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश का शासन संविधान के अनुसार त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। यानी हमारे देश का जो शासन है वह संविधान के अनुसार ही चलता है और संविधान के अनुसार इसकी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की गई है, जिसमें पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा है केंद्र सरकार। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे मुखिया कहते हैं और राज्य सरकार का जो हेड होता है वह मुख्यमंत्री कहलाता है और राज्य सरकार का जो भी सदस्य होता है वह विधायक कहलाता है, एमएलए कहलाता है, जो कि बिहार में कितना है 243 है। यानी बिहार विधानसभा में कुल विधायक, कुल सीट कितना है तो 243 है। ओके बच्चों, और आगे है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है और इसका जो सदस्य होता है वह सांसद कहलाता है। और भारत में कुल सांसद कितना है तो 543, यानी 543 सदस्यों का चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारतीय संसद। बच्चों, भारतीय संसद को का 3 अंग है, यानी एक हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं लोकसभा। तो लोकसभा जो है भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत का जो संसद है उसमें कितना सदन है? 2 सदन है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। संसद के निचले निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। संसद का जो निचला सदन है, निम्न सदन है, उसे क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्य जो एमपी यानी सांसद है का चुनाव सीधे जनता द्वारा होती है और इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 साल के लिए होता है। इस समय लोकसभा में कुल कितना है तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं 543 निर्वाचन क्षेत्र है तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब चुने गए सांसदों में से जो भी सांसद चुना गया है 543, उसमें से एक अध्यक्ष को चुनाव होता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार होती है। जो लोकसभा जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जितना भी सदस्य जीत कर आता है उसे एक सूची बनाई जाती है और जिस दल में, यानी कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे दल भाग लेते हैं, लेकिन जिस दल का बहुमत के लिए आधे से अधिक सीट प्राप्त होती है, यानी कि जिस दल का आधे से अधिक सीट प्राप्त हो जाता है, जीत जाता है आधा से अधिक सीट पे, तब उसे दल का नेता को ही राष्ट्रपति, तब उस दल का जो नेता होता है उसी को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ओके बच्चों, भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 543 में से कम 272 सीट, यानी जो भी पार्टी 272 सीट ले आएगी उसके सरकार बन जाएगी। ओके बच्चों, और यदि किसी एक दल को बहुमत यानी 272 सीट अगर नहीं आता है कोई एक दल को, तो एक से अधिक दल मिलकर सरकार बना सकती है। यानी कि 272 सीट को पार करने के लिए 2 या 3 दल मिलकर के बना सकती है और इस प्रकार जो सरकार बनता है उसे क्या कहते हैं?
गठबंधन की सरकार कहा जाता है। ओके बच्चों, आप उम्मीद है कि आप लोकसभा समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा अंग जो संसद का है, वह राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, परंतु राज्यसभा का जो निर्वाचन, सदस्य का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, यानी उसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। राज्यसभा में 238 सीट है। राज्यसभा में कितना सीट निर्वाचित होता है? 238 निर्वाचित होता है और 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। राज्य के जनता विधानसभा, इसका चुनाव कैसे होता है? तो राज्य का जो जनता होती है वह पहले विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं, फिर विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य होता है राज्यसभा के लिए सदस्य को चुनते हैं। ओके बच्चों, राज्यसभा के सदस्य में से प्रत्येक सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो होता है वह निर्वाचित होता है, यानी 1/3 सदस्य निर्वाचित होता है और 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है 2 साल के बाद। इस प्रकार राज्यसभा जो है वह कभी भंग नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा जो है वह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट अंग है बच्चों राष्ट्रपति। संसद का ये तीसरा अंग है। संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपने शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी परिषद के माध्यम से, मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यानी कहने का मतलब है कि संसद का ये तीसरा अंग है और भारत के संविधान में राष्ट्रपति जो होता है वह औपचारिक रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, यानी इसका जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसका मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति जो है अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री क्या है और मंत्री परिषद हमारे संसद में क्या है, इसका क्या भूमिका है। ओके बच्चों, तो लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा में जो दल बहुमत प्राप्त किए हुए नेता जो होता है वह राष्ट्रपति जो है उसको प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। ओके बच्चों, संसद में प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्री को सदस्यता अनिवार्य है। संसद में अगर प्रधानमंत्री है या कोई मंत्री पद पर है तो उसे संसद की सदस्यता अनिवार्य होती है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अगर 6 महीना में सांसद को निर्वाचित नहीं होता है तो उसे हटा दिया जाता है। मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी मंत्री परिषद जो होता है, जितना भी मंत्री परिषद होता है वह क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत में जो है प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान दिया गया। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्री परिषद और दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच का कड़ी के काम करता है। यानी प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद ये दोनों को जोड़ता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है संसद का कार्य।
हम लोग समझते हैं कि संसद का कार्य क्या क्या है। तो संसद का सबसे पहला कार्य है विधायी कामकाज। तो विधायी कामकाज में संसद पूरे देश या देश के किसी भाग पे कानून बना सकती है। यानी कि हमारे देश का संसद जो है उसका पावर है कि वह पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वित्तीय कार्य। दूसरा है वित्तीय कार्य। सरकार को सभी कार्यों में जो धन की आवश्यकता होती है, संसद अपनी वित्तीय शक्ति के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि वित्तीय कार्य का यानी पैसा धन की जो भी सरकार को आवश्यकता होती है वह उपलब्ध कराती है, और जो भी खर्च हुआ है उसका हिसाब किताब संसद को देना पड़ता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को नियंत्रण करना। यानी सरकार को नियंत्रण करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये संसद का कार्य है। संसद को नियंत्रण करने तथा मार्गदर्शन देना संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। संसद के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करता है, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जो भी लोग के लिए कार्य करता है प्रतिनिधि, इसीलिए मंत्रिपरिषद जो होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कर सकती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियां और कार्यक्रम का आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, ये प्रमुख है। ओके बच्चों, तो अब हम समझते हैं कि संसद का प्रश्नकाल क्या होता है। यानी प्रश्नकाल संसद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय कार्यवाही का प्रत्येक दिन जो होता है वह प्रश्नकाल से ही शुरू होता है। संसद जो चलता है, जो वहाँ बहस होता है, तो सबसे पहले वहाँ प्रश्नकाल से ही शुरू होता है। और प्रश्नकाल के दौरान संसद आमतौर पर जो भी सांसद होते हैं वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित किसी भी विभाग के किसी भी विवाद से जुड़ी किसी समस्या के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है, तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अगर संसद को लग जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो है वह सही ढंग से नहीं काम कर रहा है, तो वह संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव को सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन निर्धारित करता है। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप ये चैप्टर जो है समझ चुके होंगे, संसदीय सरकार एवं लोग व उनके प्रतिनिधि। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।